हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम आवेश के गुण जो हैं उसके बारे में अध्ययन स्टडी करेंगे। तो चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसका पहला लेक्चर हमने किया जिसमें आवेश क्या था, कैसे उसको डिफाइन किया गया, कौन कौन से वैज्ञानिक था जो आवेश के बारे में जिन्होंने बताया था। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम आवेशों के जो गुण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आवेश के गुण से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए। जो आवेश है वो कौन सी अवस्था में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, आवेश की दो स्थिति हमें देखने को मिलती हैं। कितनी स्थिति? आवेश की दो अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक तो विराम अवस्था। कौन सी अवस्था? विराम अवस्था। एक तो होती है विराम अवस्था में आवेश, और एक होता है आवेश गतिमान अवस्था में। गतिमान अवस्था। तो दो अवस्था में हमें आवेश मिलता है, विराम अवस्था और गतिमान अवस्था। अच्छा, गतिमान अवस्था में भी दो कंडीशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे। पहले हम बात करें विराम अवस्था। जब आवेश विराम अवस्था, या इसको हम स्थिर अवस्था भी कह सकते हैं, यानी कि स्थिर अवस्था में हो, या इसको हम कह सकते हैं कि जब चार्ज है वो क्या हो? रेस्ट में हो। किस में हो? रेस्ट में। तो उसके द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में, या स्थिर अवस्था में, या रेस्ट में। तो उसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आवेश विराम अवस्था में होगा, रेस्ट में होगा, स्थिर में होगा, तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला क्षेत्र कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। इससे संबंधित जो हम नियम पढ़ते हैं वो हमारे आते हैं स्थिर वैद्युतिकी में। किस में आते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंदर हम, तो हमारा जो चैप्टर है वो, उसमें जो आवेश होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? विराम अवस्था में, यानी कि हम स्थिर वैद्युतिकी की यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब दूसरी अवस्था है जब आवेश क्या हो? गतिमान अवस्था में हो। कौन सी अवस्था में? गतिमान। गतिमान अवस्था में भी जब उसका वेग, पहली अवस्था है जब उसका वेग क्या हो? नियत हो। क्या हो? यानी कि कांस्टेंट हो, उसकी वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट, नियत हो। तो उस अवस्था में उसके द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कौन कौन सा क्षेत्र होगा? जब आवेश गतिमान अवस्था में है, और गतिमान अवस्था में भी वेग क्या है? नियत, यानी कि उसका जो त्वरण होगा वो जीरो है, त्वरित नहीं हो रहा। तो इस स्थिति में उसमें जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। और दूसरा जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र हम कहते हैं। ठीक है, तो जब आवेश गतिमान अवस्था में है और गतिमान अवस्था में भी नियत वेग से गति कर रहा है, तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, दूसरा, गतिमान अवस्था की दूसरी स्थिति क्या है? जब आवेश त्वरित होता है। क्या होता है? त्वरित होता है, यानी कि अब उसका त्वरण किसके बराबर नहीं है? जीरो के बराबर नहीं है। तो उसमें जो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वो विद्युत क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, क्योंकि गतिमान अवस्था में तो विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। लेकिन इसी के अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें। जब आवेश गतिमान अवस्था में होगा, किसमें? गतिमान अवस्था में, उसमें भी वो त्वरित होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे वो उत्पन्न करता है। ये हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें आवेश क्या है? विराम अवस्था में, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। फिर हम पढ़ेंगे जब नियत वेग से गति करेगा, उसमें विद्युत धारा के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, जो आवेश की गतिमान अवस्था के कारण ही होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगे कि यहाँ से यदि आवेश की हम बात करें तो आवेश की दो स्थिति, विराम अवस्था और गतिमान अवस्था। विराम अवस्था में विद्युत क्षेत्र ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। गतिमान अवस्था की भी दो स्थिति हैं, जब वेग नियत हो, और दूसरी है जब वेग
यानी कि त्वरण है वो जीरो के इक्वल ना हो, त्वरित हो जाए आवेश। यहाँ पर त्वरण जीरो है, जब यहाँ पर वेग नहीं है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब आवेश त्वरित हो जाएगा तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो किसकी तरह कार्य करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति कार्य करेगा। तो ये आवेश का एक गुण हम कह सकते हैं या इसकी एक विशेष स्थिति हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवेशों के गुणों पर, किसके ऊपर, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, हेडिंग डाल दें यहाँ पर, आवेशों के गुण, आवेशों के गुण। ठीक है, तो पहला गुण देखिए, योज्यता, यानी कि योग का नियम। ठीक है, किस प्रकार से योग किया जाता है। तो इसके अनुसार ये कहा गया है कि मान लो ये कोई एक निकाय है, क्या है, एक निकाय है। इस प्रकार से हमने एक निकाय इसको मान लिया, इसके अंदर इस प्रकार से आवेश हैं, ये प्लस क्यू है, Q1 मान लो, ये प्लस Q2 है, ये प्लस Q3 है। इस प्रकार से इसके अंदर ऐसे काफ़ी आवेश रखे हुए हैं। तो आवेश के योग के नियम या योज्यता के नियम के अनुसार इस सिस्टम का, इस निकाय का कुल जो आवेश होगा वो इन सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए, यानी कि कुल आवेश हम लिखना चाहें, कुल आवेश Q, तो इस निकाय का क्या लिखा जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर ऐसे ना होकर के एक आवेश ऐसे भी होता कि प्लस भी है और माइनस भी है, तब कुल आवेश कितना होता, तब कुल आवेश हो जाता Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये तो सभी पॉजिटिव हैं और ये माइनस में तो माइनस Q5। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। यानी कि आवेश के योग के नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश जो होगा वो उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। यदि धनात्मक आवेश तो धनात्मक चिन्ह उपयोग करेंगे, ऋणात्मक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन का वहाँ पर उपयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आवेश है वो कैसी क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। जो आवेश है वो कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। तो इसलिए हमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों यहाँ पर उपयोग करने। तो योग के नियम के अनुसार निकाय का कुल आवेश क्या होगा, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर लिया जाता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है आवेश का, तो दूसरे नियम के अनुसार आवेश का दूसरा गुण हम कहें आवेश की निश्चलता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि आवेश गतिमान अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है, किसी वेग से गति कर रहा है, तो उस आवेश के ऊपर वेग का कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका विराम अवस्था में आवेश बराबर हम कहें गतिमान अवस्था में आवेश। यानी कि आवेश के इस नियम के अनुसार, निश्चलता के अनुसार, विराम अवस्था में आवेश बराबर क्या होगा, गतिमान अवस्था में आवेश के बराबर। यानी कि दोनों मान क्या होंगे, बराबर। यानी कि जो आवेश है वो किसके ऊपर निर्भर नहीं है, पिंड या वस्तु के गति के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसके वेग के ऊपर निर्भर नहीं है। इसको हम बोलते हैं आवेश की निश्चलता का नियम। लेकिन यदि हम बात करें Q/m, किसकी बात करें, Q/m, जिसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोला जाता है, Q/m का जो अनुपात है ये होता है विशिष्ट आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश। जहाँ पर Q आवेश है, m द्रव्यमान है, ये जो है Q/m वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, वो वेग पर निर्भर करेगा। किसके ऊपर निर्भर करेगा, वेग पर निर्भर करेगा। यदि वेग का मान अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो Q/m का मान है वो घट जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम आवेश की बात करें, ओनली किसकी बात करें, आवेश की ही हम बात करें, तो गतिमान अवस्था में और विराम अवस्था में आवेश का मान बराबर रहेगा। जबकि Q/m है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, वेग के ऊपर निर्भर करता है। तो ये भी इसका एक गुण है, आवेश का निश्चलता का गुण जिसको हम कहते हैं। आगे देखिए और क्या क्या गुण हैं आवेश के। यदि गुण हमें पता लग जाएंगे तो आगे स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या है और गुण, संरक्षण नियम। आगे क्या है, संरक्षण नियम।
आवेश का संरक्षण नियम क्या है। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण नियम ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि उत्पन्न भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते, यानी कि आवेश को स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरित, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में जो, यानी कि प्रारंभिक जो आवेश है, क्या है? प्रारंभ में किसी वस्तु के ऊपर कुल जो आवेश होगा उसका मान किसके बराबर होगा? अंतिम आवेश के, कुल आवेश के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि आवेश के संरक्षण नियम के अनुसार Q इनिशियल बराबर क्या होना चाहिए? Q फाइनल होना चाहिए। ये आवेश का संरक्षण नियम कहलाता है, यानी कि किसी वस्तु के ऊपर प्रारंभ में जितना आवेश है बाद में भी उसके ऊपर उतना ही आवेश होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें कि यूरेनियम 235, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की जब बौछार करते हैं तो कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है। ये अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी ये होगा 36, ये 56, 141 प्लस इस प्रकार की अभिक्रिया और कुछ ऊर्जा इसमें मिलती है हमें। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, हम पढ़ेंगे आगे इसको। तो यहाँ से देखिए ये अभिक्रिया से पहले की स्थिति है और ये अभिक्रिया के बाद, यानी कि इससे ये अभिक्रिया हुई। तो अभिक्रिया से पहले कुल आवेश यदि हम देखें QI, तो कुल आवेश कितना है? 92। अच्छा, अभिक्रिया के बाद की हम बात करें तो Q फाइनल कितना है? तो 36 प्लस 50 ये हो गया। तो इसका योग भी कितना है? 92, यानी कि अभिक्रिया से पहले भी 92 और बाद में भी कितना है? 92। तो यानी कि पहले इसका मतलब क्या हुआ? QI इक्वल टू Q फाइनल। ये कब होता है? जब हम किसी विलगित निकाय की बात करते हैं। किसकी? विलगित निकाय की बात करते हैं। विलगित निकाय क्या होता है? जो न तो आवेश ले और न ही आवेश दे। ठीक है, उस निकाय को हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय। तो उसके अनुसार आवेश का क्या होता है? संरक्षण होता है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जो आवेश था अंतिम अवस्था में भी वही रहेगा। इस नियम को हम क्या बोलते हैं? आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। आगे देखिए और क्या गुण है आवेशों के, काफी गुण हमें पता लगे। अगला गुण है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्या है? क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत या नियम भी इसको हम कह सकते हैं। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि किसी वस्तु के ऊपर आवेश का जो स्थानांतरण होगा, क्या होगा? स्थानांतरण, तो वो कम से कम कितना हो सकता है, जिसको मूल आवेश कहते हैं। तो कम से कम कितना होगा? आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये कहता है कि कम से कम किसी वस्तु को जब हम आवेश स्थानांतरित करते हैं तो कम से कम जो होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये बताया वैज्ञानिक मिलीकॉर्न ने। किसने बताया? मिलीकॉर्न ने बताया था कि किसी पदार्थ के ऊपर यदि आवेश को हम स्थानांतरित करवा रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, उससे आवेश ले रहे हैं, तो कम से कम कितना होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन के मात्रा के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि ये जो है इसको बोलते हैं मूल आवेश। क्या कहते हैं? मूल आवेश। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि प्रकृति के अंदर सबसे छोटा जो कण है जिसका सबसे कम आवेश किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, यानी कि इससे कम आवेश नहीं हो सकता। तो कम से कम आवेश स्थानांतरित जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और इसी के अनुसार हम कहें कि यदि Q हम लिखना चाहें तो किसी वस्तु के ऊपर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो प्लस माइनस ई प्लस माइनस ई प्लस माइनस ई प्लस माइनस ई एन शोन चलता रहेगा। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस एन ई के बराबर, जहाँ पर एन क्या है? नंबर है, ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है और Q उस वस्तु का आवेश आ जाएगा। तो इस सूत्र से हम आवेश का मान निकाल सकते हैं। यदि ये दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। तो यहाँ से क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आवेश है
वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के रूप में, किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के रूप में स्थानांतरित होगा। पूर्णांक के रूप में क्या होगा, स्थानांतरित होगा। यानी कि कम से कम जो होगा वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और अधिक से अधिक भी यदि हम करेंगे तो पूर्णांक किसका होगा, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के बराबर। यानी कि यदि किसी वस्तु को हम आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं तो वो हो सकता है +-1e, +-2e, +-3e, +-4e, इस प्रकार से हो सकता है कभी भी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के पूर्णज के रूप में चलेगा, पूर्णांक के रूप में चलेगा। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि 0.2 इलेक्ट्रॉन +- या +-0.5 +-0.7 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अर्ध पूर्णांक में या ऐसे हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होगा तो उसके लिए कम से कम जो होगा, जो न्यूनतम से न्यूनतम होगा वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ये कौन बताता है, ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर जो मूल आवेश है वो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है। क्या है मूल आवेश के रूप में, इलेक्ट्रॉन। यानी कि सबसे कम से कम जो आवेश स्थानांतरित हो रहा है किसी वस्तु के ऊपर, तो वो कम से कम कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी कि आवेश का स्थानांतरण जो है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। ठीक है, और इसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो आवेशों का परिमाण होगा, क्या होगा, आवेशों का जो परिमाण है वो सतत परिमाण नहीं होता। क्या नहीं होता, सतत परिमाण नहीं होता है। यानी कि वो कैसा होता है, विभक्त होता है। कैसा होता है, डिस्क्रीट। उसका जो परिमाण है वो कैसा है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। कैसा होगा, किसके अनुसार, उसके क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार, कि जो आवेश है उसका जो परिमाण है वो कंटिन्यूअस न होकर के डिस्क्रीट के रूप में होता है। ये क्वांटीकरण सिद्धांत कहता है। यानी कि जो आवेश स्थानांतरित होगा वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। कितना होगा, पूर्ण गुणज। और कम से कम कितना आवेश स्थानांतरित हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के इक्वल। ठीक है, तो ये कुछ गुण थे आवेशों के। ठीक है, जिसमें संरक्षण नियम हमने पढ़ा, योज्यता का नियम पढ़ा, निश्चलता का नियम पढ़ा, क्वांटीकरण सिद्धांत का जो नियम है उसके बारे में भी हमने चर्चा यहाँ पर की। अब एक चीज़ और ध्यान से सुने कि हम बात करते हैं द्रव्यमान, किसकी, द्रव्यमान और आवेश। ठीक है, इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। जो आवेश है वो द्रव्यमान से संबद्ध होता है। जो आवेश है उसका जो रिलेशन है वो किससे है, द्रव्यमान, मास से होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है और यदि उसका आवेश 0 है, आवेश क्या है, 0 है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका द्रव्यमान 0 हो। ठीक है, यानी कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। किसके, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। लेकिन यदि द्रव्यमान 0 हो, क्या हो, द्रव्यमान नहीं है, तो उसके लिए आवेश नहीं होगा। आवेश यानी कि द्रव्यमान होगा तभी आवेश होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या, संबंध का, कि आवेश है वो द्रव्यमान से संबंध है। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु में कोई द्रव्यमान ही नहीं है तो वहाँ आवेश नहीं होगा। तो आवेश जो है वो किसके कारण होगा पॉसिबल, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है तभी आवेश हो सकता है। लेकिन यदि आवेश नहीं है तो उसमें द्रव्यमान होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें न्यूट्रॉन की, किसकी, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, जो न्यूट्रॉन की हम बात करें तो न्यूट्रॉन का आवेश कितना है, 0, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 0 के बराबर नहीं है। यानी कि द्रव्यमान 0 नहीं है लेकिन आवेश 0 हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है कि आवेश 0 हो सकता है लेकिन द्रव्यमान 0 हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में यदि हम बात करें कि आवेश तो 0 हो गया, ठीक है, द्रव्यमान 0 नहीं, ऐसा ही हम बात करें कि जो फोटोन होते हैं,
क्या होते हैं, फोटोन। उनका रेस्ट मास जो है वो 0 होता है और वो उदासीन भी होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि यदि आवेश 0 है तो उसका द्रव्यमान नहीं होगा, ठीक है। आवेश 0 हो सकता है लेकिन उसका द्रव्यमान 0 होना जरूरी नहीं है। यदि द्रव्यमान 0 है, यदि द्रव्यमान 0 है तो आवेश जरूर 0 होगा, यानी कि आवेश की जो निष्पत्ति है वो किसके कारण है, द्रव्यमान के कारण। यदि द्रव्यमान ही नहीं है तो वहां आवेश नहीं होगा। ये एक विशेष गुण है, विशेष प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से स्टडी करें, ध्यान करें, अच्छे से याद रखें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने आवेशों के गुणों के बारे में डिस्कशन चर्चा की, जो कौन कौन से थे। योज्यता का नियम, जिसमें योग का नियम हम कहते हैं। दूसरा था आवेश का संरक्षण नियम, संरक्षण नियम के अनुसार प्रारंभिक आवेश और अंतिम अवस्था में आवेश का मान बराबर होना चाहिए, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आवेश को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम क्या करते हैं, उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण है, जिसके अनुसार आवेश हमेशा पूर्णांक, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के रूप में ही स्थानांतरित होगा। निश्चलता का सिद्धांत कहा, जिसमें विराम अवस्था में और गतिमान अवस्था में आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन Q/m की जब हम बात करते हैं, जिसको विशिष्ट आवेश कहा जाता है, ये वेग के ऊपर निर्भर करता है और वेग के मान में वृद्धि करने पर इसके मान में कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। तब तक सभी पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।